हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो मेरे चैनल हॉरर मिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ आगे भी आपके लिए लेके आता रहूँ। आगे की स्टोरीज़ मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा। मेरा नाम अमित है। मैं आप सबको एक आंखों देखा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। बात है कुछ 4 से 5 साल पहले की। उस समय हम करावल नगर दिल्ली में रहते थे। कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल के घूमने की अफवाह फैली हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने एक डरावनी औरत को रात के समय घूमते हुए देखा है। वह कभी घरों की छत पर तो कभी गलियों में घूमती हुई लोगों को दिखाई देती थी। इस वजह से लोगों ने छत पर सोना बंद कर दिया था। अंधेरा होते ही गलियां सुनसान हो जाती थी। एक दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलकर रात भर पहरा भी दिया, मगर कोई नहीं आया। मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जो भी चुड़ैल की बातें किया करते थे, मैं उसका मजाक उड़ाया करता था। मेरा मानना था कि यह लोगों का वहम होगा, या तो कोई इंसान पागल बना रहा होगा इन लोगों को। एक रात घर की लाइट गई हुई थी। सभी लोग अंदर गर्मी में सोए हुए थे। चुड़ैल के डर से कोई छत पर जाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। मुझे भी ऊपर जाने की मनाही थी, मगर जब मुझसे गर्मी सहन नहीं हुई तो मैं अपना बिस्तर उठाकर छत पर चला गया। छत पर पहुंचकर मैंने देखा कि एक औरत छत की मुंडेर पर बैठी थी। उसके हाथ में मांस का टुकड़ा था, जिसे वह चबा चबा कर खा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, पर उसने मुझे देखा नहीं। केवल उसके जानवरों जैसे हाथ मुझे दिखाई दे रहे थे। यह सब देखते ही मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मैं अपना बिस्तर वहीं छोड़कर नीचे भाग आया और दरवाज़ा कसकर बंद कर लिया। उस दिन से मुझे भी चुड़ैल वाली बातों पर विश्वास हो गया। अगले दिन कुछ दिनों तक तो चुड़ैल के देखे जाने की घटनाएं होती रहीं, पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल दिखना बंद हो गई। लोगों का डर भी ख़त्म होने लगा था, मगर मैंने जो देखा उससे मेरी रूह आज भी कांप जाती है। मेरा नाम प्रियांशु है। भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु अभी तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि भूत प्रेत सच में होते हैं। मैं आज आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो मैंने अपने घर वालों से सुनी है। बहुत पहले जब हमारा घर नहीं बना था, तब घर के पीछे एक कुआं था। उस समय टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी और सभी लोग कुएं के ही पानी से अपने घर की गृहस्थी का कार्य किया करते थे। पास में ही एक पड़ोसी थे, मदन काका, जो अक्सर अपने घर वालों के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन पता नहीं उनके मन में क्या आया कि वह आधी रात में उस कुएं में छलांग लगा दी और उसी में डूब के मर गए। तभी से उस कुएं में हाथ कोई नहीं लगाता। बहुत बार लोगों ने कुएं के पास रात में किसी को बैठे हुए देखा है, तो किसी को मदद के लिए गुहार लगाते सुना है। जब हमारा घर बना तो कुएं को भर दिया गया। घर का काम अभी आधा भी नहीं हुआ था कि एक मजदूर काम करते हुए नीचे गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी जान बच गई। घर पूरी तरीके से तैयार हो गया था। उसके बाद से घर में कुछ न कुछ अजीब तरीके की घटनाएं घटने लगी, किंतु इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। एक बार की बात है, जब दादाजी उसी कमरे में सोए हुए थे जिसके नीचे कुआं था। घर में अंधेरा होने के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। उस समय तो लाइट की भी उतनी सुविधा नहीं थी। तभी किसी चीज़ के नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरे दादाजी ने सोचा
कि कोई बिल्ली होगी और फिर सो गए और उन्होंने वह बात बहुत जल्दी टाल दी। फिर आधी रात को उनकी नींद खुली तो ऐसा लगा कि कोई छत पर चल रहा हो, तो वह जाकर बिना डरे छत पर देखने गए, पर वहाँ कोई नहीं था। रोज ऐसा ही होता, किसी न किसी के चीखने की तो किसी के दरवाजे पीटने की आवाज़ें आती। अंततः उन्होंने एक बहुत बड़े पंडित जी को बुलवाया और सारी बात उनको बताई। पर जब मेरे दादाजी उन पंडित जी को घर लेके ही आ रहे थे और पंडित जी हमारे दरवाजे पर पहुँचे ही थे और अपना पैर आगे रखने ही वाले थे कि उन्हें कुछ अनुभव हुआ। वह अंदर नहीं आए। उन्होंने बताया कि हमारे घर पर किसी आत्मा का वास है। यह कोई और नहीं, मदन काका की ही आत्मा है। उन्हें 21 दिनों के जाप के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ यह मैं नहीं जानता, पर इतना ज़रूर पता है कि पंडित जी के बताए गए उपचार के बाद फिर आत्मा का साया कभी हमारे घर पर नहीं मंडराया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्टीव है। मैं शिकागो का रहने वाला हूँ। सच कहूँ तो मुझे ये भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बहुत रुचि है। वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी भूत को नहीं देखा था, पर फिर भी मेरे मन में काफ़ी इच्छा थी कि मैं किसी आत्मा को देखूं। और कैसी अपनी इच्छा के लिए मैंने जो किया उस पर मैं आज तक पछता रहा हूँ। आज मैं अपनी ये कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये बात 2020 की है। तब मैं 20 साल का था। मैंने वेंडिगो के बारे में सुना था। वेंडिगो एक ऐसा राक्षस है जो हम इंसानों को जैसे ही देखता है, लेकिन वैसे इंसान जैसा नहीं होता। उसकी ऊंचाई करीबन 10 से 12 फीट होती है। वो आधा इंसान और आधा जानवर जैसा होता है। वो इंसानों के मांस को खाता है। कहते हैं कि वेंडिगो एक श्रापित आत्मा होती है। खैर, अमेरिका के एरिज़ोना के जंगलों में वेंडिगो है, ऐसी कई अफवाहें मैंने सुनी थी। इसलिए मैंने अपना 20वां जन्मदिन उसी जंगलों में अपने दोस्तों के साथ बिताने का फैसला किया। मेरे दोस्त भी मेरे ही जैसे थे, जिन्हें ऐसी डरावनी चीज़ें पसंद थी। मैं और मेरे 3 दोस्त यह फैसला किया कि हम 3 दोस्त जंगल में कैंपिंग करेंगे। जैसा तय किया था बिल्कुल वैसा ही मेरे दोस्त और मैं कैंपिंग के लिए निकल गए। पहले तो हमें एक फॉरेस्ट अफसर ने जंगल में रुकने के लिए मना किया, लेकिन थोड़े देर के बाद मेरे दोस्तों ने उस अफसर को कुछ पैसे दिए तो वो भी मान गया। लेकिन उन्होंने तो हमें सख्त चेतावनी दी थी कि अगर रात को किसी अनजान शख्स की आवाज़ आए तो अपने टेंट से बाहर मत निकलना। अफसर से बात करने के बाद हम अंदर गए। जंगल बहुत ही बड़ा था और डरावना भी। मेरे साथ मेरे दोस्त लॉरेन, हेनरी और विल थे। हम सभी ने जंगल को एक्सप्लोर किया और जब शाम हो गई तो हमने टेंट बनाया और मज़े करने लगे। हमारी पहली और दूसरी रात ऐसी ही बीती। कोई वेंडिगो तो नहीं मिला, लेकिन हमने बहुत मज़े किए। फिर आया तीसरा दिन, जब मेरा जन्मदिन और हमारे कैंपिंग का आखिरी दिन। मैं और मेरे दोस्त निराश थे क्योंकि हमें कोई भी वेंडिगो नहीं मिला था। उस दिन हमने फैसला किया कि अपना टेंट किसी और जगह लगाएंगे। तो हम सब अपना सामान लेकर जंगल के और अंदर गए। करीब शाम के 5 बज गए थे। जंगल धीरे धीरे शांत हो रहा था। हम अपना टेंट लगा रहे थे कि तभी मैंने जंगल में थोड़े अंदर पेड़ों के पास एक सफ़ेद सा कुछ देखा। मुझे वो देखकर थोड़ा सा शक हुआ था कि तभी मेरे दोस्तों ने मेरा ध्यान भटका दिया। रात हुई और हमने मेरा जन्मदिन मनाया। हमने खाना खाया, थोड़ी शराब पी और रात के 11 बजे सो गए। एक टेंट में हेनरी और लॉरेन थे
और दूसरे में मैं और विल। रात के करीब 2 बजे अचानक विल ने मुझे जगाया। मैंने जब देखा तो विल काफ़ी डरा हुआ था। मेरे पूछने पे विल ने बताया कि कोई हमारे टेंट के बाहर घूम रहा है, जिसके पैरों की आवाज़ से विल उठ गया था। तभी मुझे हेनरी का फ़ोन आया। वो कह रहा था कि उसने अपने टेंट के बाहर किसी की परछाई देखी है। मुझे मौका अच्छा लगा और मैंने हेनरी से फ़ोन पे कहा कि बंदूक लेकर बाहर निकलो, आज इस वेंडिगो को हम पकड़ लेंगे। हम चारों गन लेकर टेंट के बाहर आए तो वहाँ पर कोई नहीं था। हमें कुछ हाथ नहीं लगा था तो हमने आग जला ली थी। हमने फैसला किया कि हम जंगल में थोड़ा अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कुछ मिलता है कि नहीं। मैं और विल एक तरफ और हेनली और लॉरेन एक तरफ। लॉरेन थोड़ा डर रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड हेनरी उसे तसल्ली दे रहा था। मैं और विल जंगल में थोड़ा अंदर गए ही थे कि तभी हमें एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी इंसान की या किसी जानवर की नहीं थी। वो काफ़ी डरावनी आवाज़ थी। वो आवाज़ सुन के तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। तभी अचानक हमें 2-3 गोलियां चलने की आवाज़ आई और हेनरी के चीखने की भी। मैं और विल भागते हुए आवाज़ की तरफ गए तो आगे से लॉरेन भागते हुए आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और रो रही थी। मैंने लॉरेन से पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहने लगी कि उसने हेनरी को मार डाला, वो मेरे पीछे है। तभी मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। सच कहूँ तो ये आवाज़ सुन के मेरी आधी जान ही निकल गई थी। मैंने, लॉरेन ने और विल ने आवाज़ की तरफ देखा तो हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हमारे सामने था एक वेंडिगो। उसका पूरा शरीर सफ़ेद था। वो बहुत ही दुबला पतला सा था, जैसे कई महीनों से उसने खाना नहीं खाया। उसकी ऊंचाई करीबन आधे पेड़ जितनी थी और उसकी काली आंखें सीधा हमारी आंखों में घूरे ही जा रही थी। जैसे ही उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, हम तीनों ने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भागना शुरू कर दिया। मैं और मेरा दोस्त बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, पर लॉरेन धीमी गति से भाग रही थी और इसका अंजाम ये हुआ कि कुछ दूर जाते ही उस वेंडिगो ने हमारी दोस्त लॉरेन को पकड़ लिया और हम लोगों एक पेड़ के पीछे छुप के उसका मरता हुआ दृश्य देखकर और ज़्यादा डर रहे थे। उस वेंडिगो ने लॉरेन को पहले पकड़ा, आधा चीर के सीधा अपने मुंह में डाल दिया और अपने नुकीले काले दांतों से लॉरेन को खाने लगा। हम दोनों ये दृश्य देखकर रोने लगे थे और जितना जल्दी हो सके फिर भागना शुरू कर दिया था। हम लोग भाग भाग कर थक चुके थे और गिरते पड़ते हुए जैसे तैसे सुबह हुई और हम लोग एक आधे रास्ते के मोड़ पर पहुँचे और सीधा वहाँ से एक टेम्पो में बैठकर अपने घर आए। हम लोगों को आज भी अफसोस होता है कि हम लोग क्यों मेरे बर्थडे पर उस जंगल में वेंडिगो को ढूंढने गए थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉन है और आज मैं आपको एक ऐसे परिवार के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि एक बार पिकनिक पर जाते हैं, पर उस जगह उनका सामना एक मानव भेड़िए यानी वेयरवुल्फ से हो जाता है। 80 के दशक की शुरुआत थी। हम 4 लोगों ने मिलकर स्नेक रिवर के पास में पिकनिक मनाने की योजना बनाई। यह जगह हमारे टाउन से 5 मील की दूरी पर थी। यह जगह ईस्टर्न ओरेगॉन में थी, पहाड़ियों से भरी हुई जगह। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में बर्फ़ पड़ रही थी। उस रात को चांद पूरा निकलने वाला था और हम जानते थे कि इससे नदी का व्यू और भी सुंदर होगा। इस ट्रिप में मैं, मेरा पति और मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड था। हम लोगों ने कुछ बियर्स
और कुछ नशे की चीज़ें अपने साथ में ले ली थी ताकि हम पूरी रात एंजॉय कर सकें। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे जब हम निकले। जिस जगह हम जा रहे थे वह एक मनोरंजन की जगह थी जहाँ पर लोग मज़े करने जाते हैं, कैंप लगा सकते थे और वहाँ पर नाव भी चला सकते थे। उस जगह जाने के लिए हमें मेन रोड को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चाँद की रोशनी इतनी थी जिससे कि रोड और आसपास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी। हमने एक जगह पर कार को पार्क किया। मेरे पति ने सिगरेट जलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे थे। मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं सिगरेट पीने वाली थी तभी मैंने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज़ को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो मुझे एक हिरण जैसा लगा। मैं सीट में आराम से पसर कर बैठी हुई थी। तभी मैंने उस चीज़ को अपनी कार के दाएं ओर आते हुए देखा। मेरी बहन भी यह जान चुकी थी कि कार के दाएं ओर कोई चीज़ तो है। वह बस पूछने ही वाले थे कि क्या हो रहा है। तभी उसने उस चीज़ को गाड़ी के पीछे की ओर आते हुए देखा। मुझे याद है कि मैंने मुश्किल से ही एक बार सिगरेट पी थी। मेरी बहन जो सिर्फ 13 साल की थी वो ना तो स्मोक करती थी और ना तो कोल्ड ड्रिंक पीती थी। हमें इतना समय भी नहीं हुआ था कि हम ये काम कर सकते थे। हम सब बस चुपचाप बैठे ही हुए थे। हम दोनों ने कहा, ये क्या है? उन लोगों ने कहा, क्या? हम लोगों ने कहा कि बाहर कोई तो है। वो दोनों हंसने लगे, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज़ को कार के बाएं ओर आते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे किसी अनहोनी होने की आशंका हुई। वह फिर से हमारी कार के पास से गुजरा, पर पहले से काफ़ी ज़्यादा पास से। इस समय तक मैं चाहती थी कि हम वहाँ से जल्द निकल चले। हम सब पूरी तरीके से डर चुके थे और हम जानना चाहते थे कि वह चीज़ क्या है। यह जो भी था एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर लगाने लगा। जैसे ही यह हमारे कार के सामने आया, मेरे पति ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही लाइट उस जगह पर पड़ी वहाँ पर कोई था ही नहीं। कुछ सेकंड पहले तक वह वहीं पर था। जब मेरे पति ने एक बार फिर से कार की हेडलाइट ऑन की तो वह फिर से कार के दाएं ओर आ गया, पहले से भी बहुत ज़्यादा पास में। हम नहीं जानते थे कि वह क्या है। इस समय तक मेरी बहन काफ़ी डर चुकी थी और साथ में मैं भी। हम सभी मेरे पति पर चिल्लाए कि हम सबको यहाँ से निकालो। वह भी हमारी ही तरह डरा हुआ था। उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे जाने की बजाय वह गाड़ी को रिवर्स में ले गया ताकि हम पीछे होते हुए उस जगह से मेन रोड पर पहुंच सके। हम किसी तरीके से चलते फिसलते हुए ऊपर चढ़ते हुए मेन रोड पर आ पहुँचे। हमने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है, पर तभी मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी चीज़ का अनुभव किया जिसे शायद ही मैंने पहले कभी महसूस किया हो। जैसे ही हम ऊपर चढ़े हमने देखा कि कार की हेडलाइट की रोशनी जहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही थी उस जगह पर एक जानवर खड़ा था। वह उस जगह पर एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जो पूरी तरह से बड़े बड़े बालों से ढका हुआ हो तथा बहुत ही पतला हो। जब उस पर लाइट पड़ी तो वह मुड़ा। अब हम उसको पूरी तरीके से देख पा रहे थे। वह मेरी ही आंखों में देख रहा था और कसम से उस समय मेरा दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसकी आंखों में दहशत और पागलपन के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड के लिए ही नहीं हुआ था कि तभी मेरे पति ने कार की स्पीड बढ़ाई। वह उसको कार से टक्कर मारना चाहता था, पर वो जानवर
वहाँ से बड़ी ही तेज़ी से गायब हो गया, मानो जैसे वह पहले कभी वहाँ था ही नहीं। वो हेडलाइट की रोशनी में क्यों डरता था, यह तो मैं नहीं जानती, पर जितनी तेज़ी से हो सके हम उतनी तेज़ी से वहाँ से निकल गए। बाहर बहुत ठंड थी और ठंड के उस समय में बाहर ना तो कोई आदमी होता है और ना ही कोई दुकान खुली होती है। और दूसरी बात, वह इलाका बिल्कुल सुनसान था और रात के समय में वहाँ मुश्किल से कोई गाड़ी दिखाई देती थी। हम सभी जानते थे कि वो क्या था और वह कहाँ से आया था, पर मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द आता था, वो है मानव भेड़िया, यानी वेयरवुल्फ। उस जगह पर बहुत सी ऐसी मानव भेड़ियाँ को देखा गया है और यह सचमुच में बताऊँ, उस जगह पर कभी जाना आगे से पसंद नहीं करूँगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमन है। ये बात आज से लगभग 200 साल पहले की है, जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे यह खबर फैल रही थी कि कोई इंसानों का खून पीकर उन्हें मार दे रहा है। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब ये खबर हमारे राज्य में गूंजने लगी। लोगों में यह खबर बहुत तेज़ी से फैलने लगी। प्रेत जैसे डरावनी लोग, जिन्हें 2 बड़े दांत हैं और वो हमारे राज्य में घुस आए हैं, उनके बारे में तो यह भी वहाँ के लोग कहते हैं कि वो हवा की तरह तेज है। कुछ दिन बाद ही यह बातें सच होती दिखाई देने लगी। एक दिन एक लड़की अपने घर में सो रही थी, तभी वहाँ पर प्रेत जैसा दिखने वाला प्राणी उसके घर में घुस आया। उसके बाद वो प्रेत उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर उसके गले पर काट लेता है और उसका खून चूसकर उसे मार डालता है। उसके बाद तो जैसे सिलसिला ही उसका शुरू हो गया। आए दिन किसी न किसी आदमी या औरत की लाश मिलती थी। हर लाशों के गले पर दांत के निशान मिलते थे। तब सभी ने यह प्रेत जैसे दिखने वाले प्राणियों का नाम वैम्पायर्स रखा। यह तो बस वैम्पायर्स के कहर की शुरुआत थी। वैम्पायर्स के डर से अब रात में लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि वैम्पायर्स रात को ही बाहर आते थे। वैम्पायर्स को जो लड़की या औरत पसंद आती थी, वो उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाकर उनका खून पीकर उन्हें मार डालते थे। और जब कोई आदमी या औरत उन्हें ज़्यादा पसंद आ जाता, तो वो उन्हें काट कर अपने जैसा बना देते थे, जिससे फिर वो आदमी या औरत अब इंसान नहीं रहते थे। वो उनके साथ ही वैम्पायर्स बन के उनके साथ उनका ही काम किया करते थे और उन्हीं वैम्पायर्स की तरह दूसरे लोगों का खून पिया करते थे। ये बात हमारे राजा जैसे ही पता चली, उन्होंने इस बात की तहकीकात करने के लिए अपने सिपाहियों को इस बात की सच्चाई पता करने के लिए भेज दिया। उन्हीं सिपाहियों का सेनापति, जिसका नाम सत्यप्रकाश सिंह था, वो बहुत बहादुर और निडर था। उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए इस बात की तह तह तक जाने का विचार किया। यह राज्य में अपना भेष बदलकर प्रजा के बीच चले गए और वहाँ उनको वैम्पायर्स के खौफ का कहर पता चला। इस बात में सच्चाई है या नहीं है, ये जानने के लिए 5 सिपाहियों को जंगल में भेज दिया। इन्हें लगा कि कोई शायद खूंखार जानवर हमारे राज्य में घुस आया है। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। जब वो 5 सिपाही जंगल में थोड़ी दूर पहुंचते हैं, तो उन्हें किसी इंसान की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ के पीछे दौड़कर जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई उस इंसान का खून पी रहा है। यह देखकर वो उस इंसान का भला देखकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, पर वो अचानक कहीं गायब हो जाता है और वो इंसान मर चुका होता है। ये सिपाही कुछ सोच पाते कि वो क्या बला थी। उससे पहले सबसे पीछे खड़ा उनका सिपाही गायब हो जाता है और
थोड़ी देर में इनके ऊपर भी उस सिपाही की लाश गिरती है जिसके गले में वही काटने का निशान था। ये देखकर चारों सिपाही बहुत डर जाते हैं। वो हर तरफ देखने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तभी सामने से बहुत तेज़ी से एक पिशाच उन पर हमला करता है और एक सिपाही को पकड़कर उसका खून चूसने लगता है। बाकी सिपाही उस पर अपना भला चलाते हैं पर उसे कुछ नहीं होता। तभी पीछे से एक और औरत वैम्पायर उसमें से एक सिपाही पर हमला कर कर उसको मार डालती है। बाकी के दो सिपाही अपनी जान बचाकर बहुत तेज़ी से वहाँ से भागते हैं पर उन्हें नहीं पता उनका पाला आज किससे पड़ने वाला था। वो वैम्पायर चुटकी भर में ही दोनों को मार डालते हैं। जब सुबह होती है और सिपाही वापस नहीं आते तब सेनापति सत्यप्रकाश को ये बात खटकती है और इस बात का पता लगाने के लिए वो खुद सुबह उस जंगल में जाते हैं और उन्हें वहाँ उन 5 सिपाहियों की लाशें अलग अलग जगहों पर खून से लथपथ मिलती है। तब सेनापति को लगता है वो पिशाच शायद सच में है और वो शायद इसी जंगल में है। इसलिए वो वापस जाते हैं और करीब 25 सिपाहियों के साथ वापस जंगल में जाते हैं क्योंकि और सिपाही राजा की आज्ञा पर पूरे राज्य में फैले हुए थे। इसलिए सेनापति के पास उस समय सिर्फ 25 सिपाही ही बचे हुए थे। सेनापति जंगल में वापस आकर 25 सिपाहियों के ज़रिए जाल बनाते हैं ताकि वैम्पायर्स को फंसाया जा सके। वो घड़ी भी आ जाती है जो सेनापति सहित उन 25 सिपाहियों की ज़िंदगी और मौत तय करने वाली थी। रात होती है और सारे सिपाही छुपे रहते हैं पर वैम्पायर्स के आगे एक भी जाल इनका साथ नहीं दिया। वैम्पायर्स ने सिपाहियों के खून को सूंघ लिया था और वो जहाँ छुपे हुए थे वहाँ पहुँचकर उन्हें मारने लगे। धीरे धीरे सिपाहियों में भगदड़ मची। तब सेनापति ने उन्हें अपने पास आकर एकजुट होकर वैम्पायर से लड़ने को कहा। जब बचे सिपाही सेनापति के पास आकर खड़े हुए तो उनकी गिनती 25 से 13 हो चुकी थी। तभी उन्हें चारों तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसके बाद एक के बाद एक सिपाहियों को ज़मीन से पेड़ों पर खींचकर वैम्पायर्स ले जाने लगी। सेनापति तब सिपाहियों को पेड़ों से दूर खड़े होने को कहा और कहा वो ऊपर ही है, अपने हथियार तैयार रखो। अब तक सिपाहियों की संख्या 6 हो चुकी थी। तभी 3 वैम्पायर्स ने उन पर सामने से हमला कर दिया। सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश की पर उनके हथियार उन वैम्पायर्स के आगे कुछ भी नहीं थे। उन वैम्पायर्स ने एक एक करके सेनापति सहित सारे सिपाहियों को ख़त्म कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने इन वैम्पायर्स को तोड़ ढूंढ लिया। फिर उन वैम्पायर्स को मारा जाने लगा। धीरे धीरे वैम्पायर्स गायब होने लगे थे पर कहते हैं वैम्पायर्स आज भी इंसानों की तरह हमारे बीच में रहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। एक ऐसी जगह जो उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम डासना एक कस्बा है। बावन डेडी नाम से प्रमुख है। यह एक हवेली की तरह बनी है जिसमें करीबन 12 कमरे हैं। इन कमरों का भी अपना एक रहस्य है। बहुत साल पहले इसमें एक बनिए का परिवार रहता था। इस परिवार में उसकी पत्नी और बेटे और उनकी पत्नी रहती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। बनिए का एक पुत्र था। एक दिन उसकी बहू को एक सुंदर बालक हुआ और उसने अपने ससुर से कुआं पूजने की बात कही और कहा कि कुआं तभी पूजने जाऊंगी जब घर से कुएं तक आप नोटों को ज़मीन पर बिछा देंगे। बनिए की पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगी
और उसने मना कर दिया। उसने कहा कि यह लक्ष्मी को पूजते हैं, इस पर पैर रखना अच्छी बात नहीं है। पर जब बहू ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सी दौलत और सोने का भंडार मिलेगा, ससुर को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने ऐसा ही कर दिया। 1 किलोमीटर की दूरी जो कि घर से मंदिर तक थी, वहाँ तक नोटों को बिछा दिया। बनिए की पुत्र वधू इन नोटों के ढेर पर चल पड़ी, परंतु जब वह वापस लौटी तो सारे नोट कोयले बन गए। बनिए की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। शायद ये सब लक्ष्मी का अपमान हो रहा था। धीरे धीरे उसका परिवार पूरी तरीके से बीमार पड़ चुका था। घर पर भरी संकट आ चुका था। सभी वैद्य और डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। व्यापार भी लगभग समाप्त ही हो गया था। धीरे धीरे समय के बीतते उसका बेटा और पत्नी भी नहीं रहे। अब जो भी कुछ बचा था, जेवर और सोना, उसने भी एक कमरे में कैद करके रख दिया था। अब सिर्फ उसकी पत्नी ही बची थी। एक दिन रात को बनिए को आवाज़ आई कि मुझे एक जीवित बालक चाहिए। उसकी पत्नी ने आटे के एक बालक बनाकर अपने दरवाजे के बाहर रख दिया और कहा कि ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। रात के 12 बजे एक दरवाज़ा खुला और एक तेज रोशनी हुई। सब कुछ धुंधला सा हो गया। जब थोड़ी रोशनी हुई तो आटे के बालक की जगह एक नाग ने ले ली थी। उसकी पत्नी को डसकर चला गया और उसके बाद कोई उसको जानता नहीं कि दरवाज़ा कब खुला होगा। आज भी ये जगह बंद है और रात को वह और अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती हैं। कहा जाता है कि आज भी वह अदृश्य माया चलती है और कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती रहती है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता है। जब उनके बारे में कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए, तभी हम उस बात पर यकीन करते हैं। यह बात कोई भी नहीं जानता कि किस जगह पर क्या हो सकता है। कभी हम अनजाने से उस जगह पर चले जाते हैं या कोई लालच भी हमें उस जगह पर पहुंचा देती है, तो हमको पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन सब कुछ से अनजान रमेश अपने दोस्त को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि जो भी बातें बताई जा रही हैं वह पूरी तरीके से सच हो सकती है। इसलिए रमेश अपने दोस्त के साथ उस हवेली में गया था। रमेश ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ है, लोग बस ऐसे ही कहते रहते हैं। रमेश का दोस्त कहता है कि कुछ बातों में ऐसा भी तो हो सकता है कि वह सच हो, क्योंकि कोई उन सब बातों को बनाकर क्या साबित करना चाहता हो। रमेश कहता है कि मुझे क्या पता, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं तो हम देख सकते हैं। रमेश का दोस्त कहना चाहता है कि मुझे इस हवेली के बाहर एक बूढ़े आदमी मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था, जो कि मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। रमेश कहता है ठीक है, पहले तुम ही बता दो। रमेश का दोस्त कहता है कि वह बाबा कहते हैं कि यह हवेली ठीक नहीं है। इस हवेली में उन्होंने कभी किसी भी भूत को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने इस हवेली के पास एक गुब्बारे को उड़ते हुए देखा है। वह गुब्बारा सिर्फ उड़ता है, हवेली के चारों ओर रहता है, पर कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि वह कहाँ से आता है, ये बात कोई समझ नहीं पाता। इसलिए सभी को लगता है कि इस हवेली में भूत रहता है। यह भूत क्या कर सकता है, ये बात तो कोई नहीं जानता। बहुत सालों से ये हवेली बंद पड़ी है और कोई भी यहाँ पर आता नहीं है। रमेश को उस हवेली की पूरी कहानी समझ आ गई थी, लेकिन उस गुब्बारे की कहानी समझ में नहीं आई थी। ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, यह हवेली के चारों ओर क्यों घूमता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रमेश का दोस्त कहता है कि अब भी हमें हवेली के अंदर जाना चाहिए या फिर जाने का विचार रहने ही देते हैं। रमेश कहता है कि अब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें देखना चाहिए
कि ऐसा क्यों होता है। रमेश ने हवेली के पीछे जाकर देखा था। उन्हें एक कुआं नज़र आता है। उस कुएं के अंदर देखने पर भी कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि रात भी हो रही थी। हमें यहाँ पर रात में ही आना था। जब दोनों कुएं के पास खड़े थे, उन्हें आवाज़ आती है, जैसे कोई कह रहा हो, यहाँ से चले जाओ। उन्हें यह भी लग रहा था कि शायद ये आवाज़ कुएं के अंदर से आती है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि कुएं के अंदर से कोई आवाज़ कैसे लगा सकता है। वह फिर कुएं में आवाज़ लगा देते हैं, कोई अंदर है, मगर कोई जवाब नहीं आता है। वह कुएं के पास से चले जाते हैं। अब उन्हें उस हवेली के अंदर जाना था। वह उस हवेली के अंदर जाते हैं। सब कुछ बदल चुका था। अब यह हवेली पहले जैसी नहीं थी। सब दीवार के रंग उड़ चुके थे। यहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता था, क्योंकि यह तो अंदर से भी भूत की हवेली लगती है। वह दोनों उस हवेली के अंदर घूम रहे थे, उस गुब्बारे की तलाश में थे, जो कि उन्हें नहीं पता कहाँ चला गया था कि यहाँ पर नज़र आता है। उन्हें बहुत देर हो गई थी, कुछ भी नज़र नहीं आया था। वह ऊपर के कमरे में पहुँच गए थे। रमेश का दोस्त कहता है कि मुझे नहीं लग रहा है कि वह गुब्बारा नज़र आने वाला है। रमेश कहता है कि हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ वक्त के बाद ही चलते हैं। तभी उन दोनों की नज़र उस कुएं पर आती है। उस कुएं से जो भी आवाज़ आ रही थी, उससे लगता है कि कोई उसमें रहता है, मगर उस कुएं से एक गुब्बारा निकलता हुआ नज़र आता है। यह देखकर वह दोनों अब थोड़ा डर जाते हैं। आज उन्होंने देख लिया था कि वह गुब्बारा किस जगह से निकल रहा था। वह दोनों इस बात को समझ रहे थे कि उस कुएं में ज़रूर कोई है जो गुब्बारा बाहर छोड़ देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वह दोनों अब इतना समझ गए थे कि इस हवेली में कुछ नहीं है, बल्कि इस कुएं में ही कुछ है, जिससे सभी लोग डरे हुए हैं। वह उस गुब्बारे को देख रहे थे। वह उनकी ओर आ ही रहा था। रमेश कहता है कि हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक हमें पता नहीं चलता है कि यह गुब्बारा क्यों हमारे पास आ रहा है। लेकिन रमेश का दोस्त कहता है कि यह ज़रूरी नहीं है कि हम यह सब पता करना चाहिए। वह गुब्बारा आ जाता है। उसके बाद एक परछाई बनती है, जिसके हाथ में वह गुब्बारा है। वह एक छोटा बच्चा है। अब यह डरने की बात थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ पर भूत है। यह सभी को डरा भी रहा था। वह दोनों उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि रमेश कहता है कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। वह उस हवेली की कुछ हद तक बात को समझ गए थे। वह दोनों उस हवेली से बाहर आ गए थे। वह गुब्बारा उड़ता हुआ हवेली के ऊपर तक चला गया था। रमेश जिस बात का पता लगाना चाहते थे, उसमें से कुछ बताई बातें ही उनको पता चल पाई थी, लेकिन अब वह इस बात को जानते थे कि वह गुब्बारा किस जगह से आया था, उसे कौन ले रहा था। अब वह यह बात किसी को भी कहना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुछ बातों को पता होना ज़रूरी भी नहीं है। इसके पीछे क्या सच्चाई थी, उन्हें नहीं पता थी, मगर वह अब उदास लगने लगे थे। सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ होगा जो कि उन्हें नहीं पता था। वह घर तो घूम आए थे, मगर वह बात उनके दिमाग में घूम रही थी। उस हवेली की पूरी कहानी तो कोई नहीं जानता था। जितना लोग जानते थे, उन्हें बता दिया गया था, मगर शायद वह भी और कुछ जानना चाहते थे, मगर उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया था। रमेश ने सोचा कि हमें उस जगह पर फिर से जाना चाहिए, लेकिन वह सिर्फ सोचता ही रह गया। उस जगह पर दोबारा नहीं जा पाए थे। एक और आदमी जो उस हवेली में चला गया था, पर वो नहीं जानता था कि उसमें जाकर उसे पछताना पड़ सकता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वह आदमी क्यों उस हवेली के अंदर चला गया था। बात कुछ ऐसी थी कि वह उस गांव में नया नया आया था, क्योंकि उसके दोस्त की लड़की की शादी थी, और पर उसके पीछे कुछ चोर लग गए थे। इसलिए उसने बचने के लिए
उस हवेली में जाना पड़ा था और वो लड़का उसका अच्छा दोस्त भी था और उसको लड़की की शादी में भी जाना था। वह जिस बस से जा रहा था वहीं से दो आदमी उसका पीछा कर रहे थे। वह कुछ देर बाद समझ गया था कि वह दोनों चोर हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए वह उस हवेली में चला गया था। वह अंदर से देख रहा था कि वह दोनों चोर उस हवेली में नहीं जा रहे थे। ये कैसे हो रहा था उसे समझ नहीं आया था। वह तो सोच ही रहा था कि यह दोनों बाहर क्यों खड़े हैं और बात कर रहे हैं। उस आदमी को थोड़ा अजीब लग रहा था, बट उसे लगता था कि शायद वह इस हवेली के अंदर नहीं आना चाहते थे। पर ऐसा क्यों था? बिकॉज वह अंदर आकर मुझसे सामान को चुरा सकते हैं, वह अंदर नहीं आ सकते हैं। वह आदमी यह सब सोच ही रहा था कि उस हवेली की बिजली चली गई थी। यह देखकर वह आदमी थोड़ा सा डर गया। यह सब कैसे हो रहा था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर कोई रहता है जबकि ये तो सुनसान पड़ी है। वह आदमी आवाज़ लगाता है मगर कोई जवाब नहीं आता। उस हवेली में जाले लगे हुए थे। उस हवेली की हालत ठीक नहीं थी। फिर भी यहाँ पर कोई रहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह आदमी बैठकर देखता है पर उसको कोई नज़र नहीं आता। ये क्या हो रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। उस हवेली की बिजली क्यों बंद हो रही है बार बार? कभी जल रही है तो कभी बंद हो रही है। वह आदमी भी इस जगह पर रुकना नहीं चाहता था। वह बाहर जाना चाहता था, पर बाहर वह दोनों चोर जो इंतज़ार कर रहे होंगे एक कुर्सी के पीछे छुप जाता है। यह सही तरीका हो सकता है। कुछ समय बाद वह देख सकता था कि एक परछाई उसकी ओर आ रही थी। वह नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है या नहीं। वह उसे देख रहा था। उसके माथे का पसीना सब कुछ कह रहा था कि आज उसका डर बहुत बढ़ गया है। वह परछाई घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उसे वह नज़र नहीं आ रहा है। वह बहुत डर रहा था। जब वह परछाई दूसरी ओर गई तो वह आदमी भाग गया था। वह अपना सामान भी वहीं छोड़कर भाग गया। जब वह बाहर आया तो कोई बाहर नहीं था। वह दोनों चोर उस जगह पर नहीं थे। वह भागता हुआ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है जो उसे रोकता है। उससे पूछता है कि तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो? वह आदमी कहता है कि मैं गलती से उस हवेली में चला गया था, पर मुझे नहीं पता था कि उस जगह पर कोई परछाई है। वह बूढ़ा समझ गया था कि वह आदमी किसकी बात कर रहा है। वह बूढ़ा आदमी पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो? वह आदमी सब कुछ बता देता है। वह आदमी उस हवेली के बारे में भी पूछता है। वह बूढ़ा बताता है कि यह बहुत समय पहले की बात है। उस हवेली में एक परिवार रहता था। कुछ दिनों बाद उस परिवार में किसी चक्कर में सबकी मौत हो गई। तब से वहाँ पर कुछ असाधारण और भूतिया घटनाएं होती रहती है। पर उस बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जहाँ तुम्हें जाना है।